जी बेटा, अब हम स्टार्ट कर देते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को। बेटा न्यूक्लियर फिजन ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, सच एज U-235 अब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को और स्प्लिट हो जाता है, या फिजन, फिजन का मतलब यही हुआ कि टूट जाना, ठीक है। फिजन्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। वो क्या होता है, दो स्मॉलर न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये मज़ीद आपको वो बताएगा कि क्या होता है जब एक यूरेनियम एटम एक न्यूक्लियस के साथ, न्यूट्रॉन के साथ मिलता है तो वो किस तरह से उसमें बदल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन अकर्स व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस सच एज U-235, ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी U-235, ठीक है। वैसे तो बेसिकली इसको ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है U-235, लेकिन इसके साथ लिख लेते हैं 235, तो ऊपर नीचे वाला मामला ख़त्म कर देते हैं। कहता है क्या करता है, इसके साथ एक न्यूट्रॉन मिलता है, तो ये क्या होता है, दो न्यूक्लियाई में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या हो जाती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं अपना लैपटॉप जो है उसको चार्ज पे लगा लूँ, बैटरी इज रनिंग लो, ठीक है। बस एक मिनट रुकिए। चलिए जी, हम क्या बात कर रहे थे, वो कहता है जी, एग्जाम्पल देता है कि एक U-235 है, यूरेनियम 235 है। आपको पता है कि अब जो कॉस्मिक रेडिएशंस है उसकी वजह से क्या है, नेचर में वो भी पाए जाते हैं ना, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो क्या होगा, वो एक न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या होगा, विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो क्या होगा, फटाफट दो न्यूक्लियाई में टूट जाएगा, और लेकिन तकरीबन नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स होंगे, यानी एक जैसे दो हिस्से होंगे। और कहता है कि Kr-235 और बेरियम 89 कॉल्ड फिजन फ्रेगमेंट्स, यानी एक एलिमेंट है U-235 में दो एलिमेंट्स में बदल रहा है, ठीक है। और तकरीबन करीब करीब के, यानी बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं होगा कि एक छोटा सा बिल्कुल एटम है 12 एटॉमिक नंबर वाला, और एक थोड़ा बहुत इतना बड़ा है कि 89 वाला, ठीक है। तो करीब करीब के होंगे, जैसे 89 और 144 है, 26 और 70 कुछ, ये ज़्यादा फ़र्क हो गया, खैर ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा जी, अब होता क्या है,
अनस्टेबल लफ्ज़ भूल गई, इंटरिम स्टेट आती है फॉर अ टाइम बीइंग, जब एक नया एलिमेंट बनता है उसके बाद वो टूट जाता है। बेटा देखिए यूरेनियम 235 कदरे स्टेबल एलिमेंट है, 92 इसका एटॉमिक नंबर है। उसमें एक न्यूट्रॉन मिल रहा है, न्यूट्रॉन को इस तरह से जाहिर किया जाता है स्मॉल n, और उसका क्या है उसके ऊपर 1 और 0, ठीक है। उसका मास क्या है, एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, एक यूरेनियम 236 और 92, ये एक बहुत अनस्टेबल एलिमेंट है, और ये थोड़ी सी एक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनता है, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बनता है, और ये फटाफट यानी बिल्कुल फटाफट से बेहतर मुझे लफ्ज़ नहीं याद आ रहा, तो फ़ौरन मतलब सेकंड्स के अंदर बहुत जल्दी क्या होता है, इमीडिएटली इट टर्न्स इनटू अनदर नहीं बेटा, मतलब मोर देन वन एलिमेंट। तो क्या होता है Kr50, इसको देख लीजिएगा वैसे क्या है, ठीक है, Kr और Ba बेरियम, ठीक है। और साथ में क्या होता है 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं, बल्कि इनको भी लिखना चाहिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। 56 और 144, बेरियम है 89 और 36, ठीक है। और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी जनरेट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इसमें से रिलीज होती है। कहते हैं मेजरमेंट्स शो दैट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है फ्रॉम द फिजन ऑफ यूरेनियम 235। नीचे आपने उसने आपको एक रिएक्शन बना के दिखाया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिए, ठीक है। और ये एक चेन रिएक्शन हो जाता है। देखिए पहले सिर्फ एक न्यूट्रॉन था, और ये अगर आपको अंदाज़ा हो ये बॉम्ब्स की तरह, एक्सप्लोजिव्स की तरह काम करते हैं, यानी इतनी ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी होती है कि ये बॉम्ब बनाने में, जो बारूद होता है उसको बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा एनर्जी। देखिए सिर्फ एक छोटा सा पार्टिकल न्यूट्रॉन, जो बेचारे का जो एटॉमिक मास है वो भी सिर्फ 1 है, ठीक है, उनका 1 AMU उसका एटॉमिक मास है। तो क्या होगा, वो एक यूरेनियम एटम के साथ टकरा रहा है, इतने बड़े एटम के साथ, और एक अनस्टेबल एटम बना रहा है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ टूट जाता है, और साथ में एक नई मुसीबत जनरेट कर देता है, जो कि ये रेड कहाँ गया, ये है, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट कर रहा है एक न्यूट्रॉन, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो 3 ये न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, और 3 एलिमेंट्स के साथ जाके टकराएंगे, और फिर वो और में वो हो जाएंगे ना, यानी और न्यूट्रॉन्स बनाएंगे, वो आगे न्यूट्रॉन जाके मज़ीद दूसरों से टकराएंगे, तो ये एक चेन बन जाती है जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है। वो कहता है जी इन ईच फिजन, न्यूक्लियर फिजन, अ फ्यू न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड, एक मतलब एक एलिमेंट थोड़ी बहुत फिजन होगी तो उसमें फिजन जो है उसमें क्या होगा, कुछ न्यूट्रॉन्स जो है वो एमिट होंगे। दीज न्यूट्रॉन्स कैन इन टर्न ट्रिगर फर्दर न्यूक्लियाई टू अंडरगो फिजन विद द पॉसिबिलिटी ऑफ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन नहीं, एक के बाद देख रहे हैं बहुत सारे रिएक्शंस होते जाएंगे। कंप्यूटेशन शो दैट इफ द चेन रिएक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड, क्या मतलब इन अगर न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल ना किया जाए और ये जाके मज़ीद एटम्स के साथ टकराते रहें तो क्या होगा, इट विल एक्सप्लोड, तो ये फट जाएगा, रिलीजिंग मैसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ। यही वजह है कि ये बॉम्ब्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इनके अंदर रिलीज़ होती है, और ये हार्मफुल भी हो सकती है। आगे बेटा वो आपको एक चेन रिएक्शन दिखा रहा है यूरेनियम 235 का, ठीक है जी। अब वो कहता है द फिजन रिएक्शन चेन इज़ कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये फिजन रिएक्शन जो है इसको कंट्रोल किया जाता है, वो इसके न्यूट्रॉन्स जो बनने वाले हैं उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। द न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द वैल्यूएबल पर्पसेस। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी
इंडस्ट्रीज़ में और एक्सपेरिमेंट्स में काम किए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड टू हैंडल होती है। ये एनर्जी आसानी से अगर आपने गलती से भी कोई थोड़ा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब आपने नेचर में छोड़ दिया या किसी इस तरह की जगह पे जहाँ उसको न्यूट्रॉन मिल गया, तो ये बहुत तबाही का बाइस बन सकता है, ठीक है। और इनको स्टोर करना भी आसान नहीं है, यानी ये मेटल्स को भी ख़राब कर देते हैं। बहुत एहतियात के साथ बड़े बड़े न्यूक्लियर चैम्बर्स के अंदर इनको रखा जाता है, तो ये इनकी स्टोरेज भी आसान नहीं है। उसके बाद बेटा द सेकेंड रिएक्शन यू नीड टू लर्न इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है हम ये देखते हैं। कहता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन अक्कर व्हेन टू न्यूक्लियाई यानी दो लाइट न्यूक्लियस क्या करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है कि दो लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक हैवियर न्यूक्लियस बना देते हैं। लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है, एनर्जी जो है वो रिलीज ही होती है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि बेटा खिलाफ नेचर के ख़िलाफ़ बात हो रही है ना, कि मतलब वो नेचर तो ये चाहती थी कि दोनों अलग अलग रहें, ठीक है। लेकिन जब वो मिलते हैं रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉर एग्जांपल वो कहता है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और इज़ फ्यूज्ड विद न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम। यानी मिसाल के तौर पर वो आपको कहता है जी कि अगर आपके पास H2 यानी हाइड्रोजन ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है आपके पास, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, तो क्या होता है, कहता है अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, एक हीलियम बनाता है। अब हैवी न्यूक्लियस की बात हुई, हैवियर न्यूक्लियस की बात हुई, यानी उससे हैवी। अब देखिए हाइड्रोजन से तो सारे हैवी हैं, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, तो हीलियम इतना ज़्यादा हैवी नहीं है ऑब्वियसली, इसका सिर्फ 2 एटॉमिक मास है और 4 एटॉमिक नंबर है, तो क्या होता है, लेकिन फिर भी ये हाइड्रोजन से हैवी है, तो कोई हैवियर जो है वो न्यूक्लियस बन गया है, और साथ में क्या हुआ है, एक न्यूट्रॉन जनरेट हुआ है और साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई है, ठीक है। आगे वो आपको स्कीमेटिक इल्यूजन जो है वो दिखाता है, इलस्ट्रेशन जो है वो आपको दिखाता है। क्या है जी, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, पिंक जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी प्रोटॉन को शो कर रहा है, ठीक है जी। ये देखिए ये जो पिंक वाला है ये क्या है, प्रोटॉन है, और ये न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये ड्यूट्रियम है यानी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन वाला, और ये ट्रिटियम है यानी एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स वाला। ये मिल के क्या बन गए हैं, एक इंटरम स्टेट आई। लेकिन अब हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो क्या हुआ, जो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन था वो साइड पे हट जाएगा और जो एक हीलियम का आइटम है वो जनरेट हो जाएगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगी। और एक बात मैं आपको दोबारा हाईलाइट करके बता दूँ, ये वाली, कि अब ये ख़तरा, इससे क्या ख़तरा है कि फ्यूजन रिएक्शन भी हो सकता है, यानी फ्यूजन रिएक्शन जो है इट मे लीड टू फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। फिजन और फ्यूजन थोड़ा सा बोलने में वो है, लेकिन गौर कीजिए कि फ्यूजन रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ जाके मिलेगा हैवियर एटम के साथ, तो क्या होगा, फिजन रिएक्शन भी हो सकता है। वो कहता है जी टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई इज़ ऑलवेज लेस देन मास ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई, यानी 2 के जो मास है उससे जो बनेगा उसका कम होगा, यानी अगर इसका एटॉमिक मास 3 है, 2 है, इसका 3 है, 5 हो गया टोटल, इसका 4 है, और एक न्यूट्रॉन निकलेगा, यानी कम से कम एक न्यूट्रॉन तो निकलेगा। देयर लॉस ऑफ मास प्रोड्यूसेस न्यूक्लियर एनर्जी। बेटा देखिए हमेशा क्या होता है, एनर्जी कंजर्व्ड रहनी चाहिए या मास कंजर्व्ड रहना चाहिए। देखो आप कभी भी मतलब एनर्जी क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसी तरह मास भी कैन नॉट बी जनरेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन बात यह है कि आप एनर्जी को
तो मास में खैर कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। एनर्जी आप जनरेट नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो। यानी अगर आपने हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ऐसा हो नहीं सकता आप किसी चीज़ को जलाओ ना, ठीक है। यानी आपको किसी गैस को या किसी चीज़ को बर्न करना पड़ेगा। तो वो मास, मिसाल के तौर पे आप ये कोई बंदा कहे जी मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ किसी चीज़ को, ठीक है, वो वुड का एक पीस लेता है, एक लॉग लेता है और वो क्या करता है, उसको जला देता है। कहता है जी लो जी मैंने मास डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसा नहीं है, मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मास क्या हुआ, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं लेकिन डिस्ट्रॉयबल नहीं है। तो क्या होता है, ये जो लॉस ऑफ मास है, यानी लॉस ऑफ मास जो है उसने क्या किया है, कन्वर्ट किया है, लाइटर मेटल बना है, लाइटर एलिमेंट बना है। तो क्या हुआ है, न्यूट्रॉन बना है उसके साथ, लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और उससे क्या होगा, एनर्जी भी रिलीज होगी। आगे बेटा है हैजर्ड्स एंड सेफ्टी मेजर्स। ये मेरा ख्याल है आपके टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसको फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं उसको सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी पे रखना चाहिए, यानी अपने हाथ से किसी चीज़ से उसको मतलब अपने करीब नहीं लाना चाहिए, ठीक है। स्किन पे टच ना हो, आइज़ पे टच ना हो, ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के आप मतलब ज़्यादा आप उसके पास टाइम भी ना इस्तेमाल करें। और जब कभी आपने उनके साथ काम करना है, जो साइंटिस्ट हैं उनको ये कॉशन दी जाती है, प्रिकॉशन उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने, यानी कोट पहने, ग्लव्स पहने और सेफ्टी ग्लासेस वगैरह लगाएं, ठीक है। और जो बंद शूज़ हैं वो पहने, ठीक है। और अपने जो मतलब अपनी हेल्थ है उसको मॉनिटर करते रहें। और जो अगर आपने किसी चीज़ को टच किया है तो आप उसमें उस हाथ से कभी भी कोई चीज़ ना खाएं ना, या फिर कोई जो एक्सपोज्ड मतलब रेडियो आइसोटॉप्स के अगर करीब कोई चीज़ है तो ना आप उसको वहाँ लेके जाएं, खाने वाली चीज़ को ना कुछ खाएं ना वहाँ कुछ पिएं, ठीक है। और यूज़ टोंग्स टू हैंडल रेडियो एक्टिव रिसोर्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स या एलिमेंट्स। टोंग्स कहते हैं बेटा वो जैसे जो बर्फ़ डालने वाला होता है, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग गलत नहीं करने, TONGS, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक है। अच्छा, यूज़ टोंग्स टू हैंडल रेडियो एक्टिव सोर्सेज, यानी जब आपने करना है तो वो चिमटा सा जो होता है वो इस्तेमाल करें। टोंग्स बेसिकली जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। आमतौर पे उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ साउंड के एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी, वो एक चिमटे की तरह का होता है, ठीक है। सिंपली बस किसी चीज़ को उठाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो कहता है आफ्टर यूज़ आप क्या करें, जो सोर्स है उसको लेड बॉक्सेस में रख दें। लेड जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उनको थिक लेड के कंटेनर्स में रखा जाता है। तो आपने भी उसके अंदर उसको रख देना है। डिस्पोज ऑल रेडियो एक्टिव वेस्ट अंडर परमिटेड रेगुलेशन और स्टैट्यूटरी कंट्रोल। स्टैट्यूट होता है अ बुक ऑफ कंट्रोल, बुक ऑफ रूल्स। तो उन रूल्स के हिसाब से जिस तरह भी आपने करना है, डिस्पोज करना है, उसको अच्छी तरह डिस्पोज करें। जैसे अब अस्पताल का जो वेस्ट होता है वो एक बहुत ख़ास ट्रीटमेंट के बाद, यानी वो कचरा जो शीशा होता है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ब्लड होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब केमिकल्स होते हैं, तो उसको भी एक प्रॉपर तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस के तौर पे ही उसको डिस्पोज किया जाता है। और इसी तरह आपको जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अगर आपने करीब कोई भी काम किया है, कोई भी आपने ग्लव्स यूज़ किए हैं, तो उस वेस्ट मटेरियल को भी आपने क्या करना है, अच्छी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक डिस्पोज करना है। तो ये था बेटा आपका लास्ट लेक्चर फ़िज़िक्स का। कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी फ़िज़िक्स की जो लास्ट क्लास है वो भी फ़ाइनल हो गई है। अब इसके टेस्ट दीजिए और इसको फाइनलाइज़ कीजिए, ठीक है। बारक अल्लाह।